चलिए बच्चों, तो आपको याद होगा कि हम शुरुआत से यानी पहले दूसरे लेक्चर से आपसे लगातार ये कहते आ रहे हैं कि जब भी हम सफिशिएंट टॉपिक कर लेंगे यानी पर्याप्त मात्रा में चैप्टर्स पढ़ लेंगे, जैसे हम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन एक विमी गति पढ़ चुके हैं, फिर प्रोजेक्टाइल को भी थोड़ा सा हम लोगों ने देखा, फिर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन देखा, फिर फ्रिक्शन देखा, फिर वर्क पावर देखा और फिर सर्कुलर देखा। अब सर्कुलर में वर्टिकल वाला पार्ट रह गया, लेकिन उसके पहले हम सोच रहे हैं कि सारी बातें जो अब तक पढ़ी हैं उनके एक एक दो दो क्वेश्चन अच्छे अच्छे उठाकर रिवीजन करा लें, ताकि डायमेंशन से लेकर के और अब तक के सारे टॉपिक के कुछ ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम पूछे गए क्वेश्चन या जिन क्वेश्चन्स पर आपका रिवीजन बहुत सटीक हो सकता है ना। तो सवाल आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे और हम साथ ही साथ क्वेश्चंस का डिस्कशन शुरू कर रहे हैं। जैसे पहला सवाल आपको दिया गया है, कह रहा द डायमेंशन ऑफ क्वांटिटी, सुनते जाना, पहला सवाल है कह रहा डायमेंशन ऑफ क्वांटिटी L बाई आर इंटू सी इंटू वी। इस क्वांटिटी की डायमेंशन किस क्वांटिटी की डायमेंशन जैसी है, और आपको ऑप्शन में दिया गया है, शायद पहला ऑप्शन आपको चार्ज दिया गया है, दूसरा ऑप्शन आपको चार्ज इनवर्स दिया गया है, सिमिलरली तीसरा ऑप्शन आपको, अब हिंदी अंग्रेजी दोनों में पढ़ के बता देंगे आपको, पहले इसको सुन लीजिए, तीसरा ऑप्शन आपको करंट दिया गया है और चौथा ऑप्शन आपको करंट इनवर्स दिया गया है। आपको लॉजिकली एक बात ये सोचनी है, यानी आपसे कहा गया L बाई आर सी वी की जो डायमेंशन यानी कि विमा है वो इन चार दिए गए ऑप्शन में से, चार दिए गए विकल्पों में से किस एक से मैच कर रही। पहला चार्ज यानी आवेश है, दूसरा चार्ज इनवर्स यानी आवेश का व्युत्क्रम है, तीसरा करंट यानी कि धारा, विद्युत धारा है, और चौथा करंट इनवर्स यानी कि धारा का व्युत्क्रम है। तो देखना क्या है, हम एक एक करके इसकी डायमेंशन रख सकते हैं। दो तरीके हैं इसके। हमने आपसे कहा कि डायमेंशन और यूनिट जो चैप्टर है इसको दरअसल सबसे लास्ट में पढ़ा जाना चाहिए। वजह क्या है, क्योंकि हर फिजिक्स के टॉपिक में कोई ना कोई नया फिजिकल टर्म इंट्रोड्यूस होता है और उस नए फिजिकल टर्म को समझने के लिए, उस नए फिजिकल टर्म को याद रखने के लिए आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई फार्मूला याद रखना पड़ता है। हर फार्मूले का एसोसिएशन डायमेंशन के साथ होता है। डायमेंशन सोचनी है तो फार्मूला आना आवश्यक है, बिना फार्मूले के किसी अननोन टर्म की डायमेंशन निकाल पाना नामुमकिन है। तो एक काम करते हैं, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई फार्मूला आता है तो आप तुरंत डायमेंशन तक पहुंच सकते हैं। तो आपने कहा सर एक बात तो समझ में आ रही कि अगर हम कैपेसिटर की बात करें, नहीं अगर आपको 12th क्लास का थोड़ा बहुत याद है, आप रिविजन टाइप से कर रहे हैं, तो आपको याद होगा Q बराबर CV, Q मीन्स चार्ज इज इक्वल टू C मीन्स आवेश, V मीन्स वोल्टेज। तो क्या हम CV की जगह सीधे यानी हम तोड़ते जा रहे हैं, इस टर्म को हम लोगों ने लिखा, ये टर्म बिल्कुल इक्विवेलेंट है, L बाई आर मल्टीप्लाई बाई C मल्टीप्लाई बाई V। धारिता गुणे विभव इज इक्वल टू आवेश। तो हम इस टर्म को हटा दे रहे हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं Q। क्लियर। अब एक जुगाड़ और करते हैं, हमने यहाँ नीचे T का मल्टीप्लाई और T का डिवाइड कर दिया, देखते जाना। Q बाई T करने से देखो जरा क्या बन गया। आपने कहा सर आवेश प्रवाह की समय के साथ दर यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम करंट बन जाएगा। तो यही टर्म बन गया इक्विवेलेंट किसके, L बाई आर मल्टीप्लाई बाई आई मल्टीप्लाई बाई टी। और जरा पकड़िए इस बात को। अच्छा आई मल्टीप्लाई बाई आर किसके जैसा बन जाएगा, आई मल्टीप्लाई बाई आर। तो आपने कहा सर आई आर, वी बराबर आई आर ओम्स लॉ के हिसाब से, तो ये वाला टर्म किसके जैसा हो जाएगा, L बाई वी मल्टीप्लाई बाई टी। और जरा देखो, अगर आपको याद हो तो इंडक्शन वाला जो टॉपिक है, EMF प्रेरित विद्युत वाहक बल वाला टॉपिक, उसमें फार्मूला आता है E बराबर माइनस L डी आई बाई डी टी। हम ये आपसे नहीं कह रहे हैं कि ये वाला टर्म इनके टर्म जैसा, इनके टर्म बिल्कुल ऐसा ही होगा, बल्कि डायमेंशनली ऐसा होगा, विमा के हिसाब से ऐसा होगा। तो क्या L बाई V कहीं दिखाई दे रहा है? अच्छा V वोल्टेज है, L इंडक्टेंस है, प्रेरकत्व है, तो L बाई E को भी तो वोल्टेज कह सकते हो। इसे उठा के नीचे ले जाओ और इस टर्म को उल्टा कर इधर ले आओ, तो बन जाएगा dt अपॉन डी आई इज इक्वल टू माइनस ऑफ L ऊपर रहेगा, E नीचे चला जाएगा। तो L अपॉन E या L अपॉन V, ध्यान से देखो ये टर्म किसके जैसा है, dt अपॉन डी आई जैसा। dt अपॉन डी आई जैसा मतलब ऊपर टाइम जैसा टर्म बचेगा और नीचे करंट जैसा टर्म बचेगा, नीचे करंट जैसा टर्म यानी I जैसा टर्म बचेगा, ये बचा, मल्टीप्लाई बाई T एज इट इज लिख दिया, T से T कैंसिल। तो इसका मतलब ये यहाँ से चलते 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 थोड़े थोड़े फार्मूले का इस्तेमाल करते करते, परिवर्तन करते करते हम पहुंच गए 1 अपॉन आई तक। 1 अपॉन आई का मतलब धारा का व्युत्क्रम यानी I का इनवर्स। बताओ जरा कौन सा ऑप्शन सही है। तो आपने कहा सर 4th ऑप्शन करेक्ट है, करंट का इनवर्स जैसा आ रहा। क्लियर हो गया। तो डायमेंशन के लिए हमको क्या याद रखना है, हमको याद रखना है कि हमको कोई भी फिजिकल क्वांटिटी दी गई हो, अगर हम उसके छोटे छोटे फार्मूले जानते हैं तो हम तोड़ते तोड़ते आसान रास्ते तक पहुंचना चाहेंगे। क्लियर। आप चाहो तो LRC की डायमेंशन रख करके भी चेक कर सकते हो। क्लियर। रफ कर दे बेटा इसे। अब देखो जरा सेकंड नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए, सेकंड नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। बारी बारी से मोशन इन डायमेंशन, मोशन स्ट्रेट लाइन और डिफरेंशिएशन का जहाँ इस्तेमाल हो रहा है, ये सारे क्वेश्चन हम लोग देखते चलेंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ। सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है इन अ गैस, अभी भी ये क्वेश्चन डायमेंशन का। सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है इन अ गैस इक्वेशन, किसी गैस समीकरण में किसी आइडियल गैस के लिए, रियल गैस के लिए। अच्छा आइडियल गैस की अगर बात करें, थोड़ी थोड़ी सुनते जाओ, तो आइडियल गैस का इक्वेशन होता है PV बराबर म्यू आर टी।
ये आइडियल गैस के लिए, आदर्श गैस के लिए। लेकिन अगर यही रियल गैस के लगाया तो लगाते P + A/V², मतलब प्रेशर थोड़ा इंक्रीज कर देंगे रियल गैस के लिए, वॉल्यूम को V - V, आयतन को थोड़ा सा घटा देंगे, इज इक्वल टू μ × R × T। उसमें कह रहा है कि जो कांस्टेंट A और V इस्तेमाल होते हैं उनकी डायमेंशंस बताइए, यानी A की डायमेंशन और B की डायमेंशन हमको ऑप्शन के हिसाब से बतानी। ऑप्शन आपको दिए गए हैं, देखना जरा। तो हमने कहा सर ये आइडियल गैस के लिए ऐसे हटा दो, ये रियल गैस के लिए इस पर ध्यान दो। अच्छा ध्यान से देखो, डब्बे के अंदर आपसे A की डायमेंशन पूछ रहा, आपने कहा सर एक बात कंफर्म है, दो टर्म अगर आपस में ऐड हो रहे हैं तो इन दोनों की डायमेंशंस एक जैसी होगी, विमा एक जैसी होगी, तो P एज इट इज रहेगा। ये बोलो क्या बन जाएगा, A/V², P रहा प्रेशर, प्रेशर को बोलो क्या लिखा जाएगा, तो आपने कहा सर प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स होता है mL/T⁻⁻2 अपॉन एरिया बोलो कितना हो जाएगा L², लंबाई गुणे लंबाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, दो लंबाइयों का मल्टीप्लिकेशन बराबर बन जाएगा A/V, वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों का मल्टीप्लिकेशन, 3 बार L का मल्टीप्लिकेशन, L³ बन जाएगा, उसकी पावर 2 लिख दी तो 3 × 2 = 6 बन जाएगा, करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आपने कहा सर L अगर 2 पावर नीचे से ऊपर ले जाओगे तो 1 में से 2 पावर घटेगी तो क्या माइनस का 1 पावर बचेगा, ये माइनस का 1 पावर बचा, 3 दूनी कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा L की पावर 3 × 2 = 6। ध्यान से देखना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो बोलो जरा A बराबर क्या आ गया, A बराबर M एज इट इज रहेगा, L की पावर 6 में से 1 चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई में 6 में से 1 चला जाएगा, L की पावर 5 बचेगी और T की पावर -2 एज इट इज बच जाएगा। ये रहा, ये A की डायमेंशन आ गई। अब इसी प्रकार से हम चले B की डायमेंशन निकाले। सोच के देखो, हमने कहा दो टर्म जुड़ेंगे तब जब दोनों की डायमेंशन विमाएं बराबर होंगी, दो टर्म घटेंगी भी तब, यानी दो टर्म आपस में सब्सट्रैक्ट तब होंगे जब दोनों की डायमेंशन एक जैसी होंगी। तो इसका मतलब V - B की डायमेंशन, V - B वाले टर्म में V की जो डायमेंशन होगी भाई B की डायमेंशन होगी, तो V की डायमेंशन बराबर B की डायमेंशन, तो B की डायमेंशन इज इक्वल टू V की डायमेंशन, और V की डायमेंशन बन जाएगी L³। कोई डाउट तो नहीं? अरे V वॉल्यूम जैसा टर्म होगा तभी तो वॉल्यूम जैसे टर्म में सब्सट्रैक्ट होगा। तो A की डायमेंशन मिल गई mL5T⁻⁻2 और B की डायमेंशन मिल गई L³। किसी न किसी ऑप्शन दिया होगा, मैच कर लो। मेरे हिसाब से आपका ऑप्शन संख्या तीसरा सही, C पार्ट इज करेक्ट ऑप्शन से बन जाएगा mL5T⁻⁻2, ये पहले A वाले का डायमेंशन और B वाले का डायमेंशन L⁻3। नोट कर लीजिए। अगला आ जाइए, सवाल संख्या 3 पे आ जाइए। अब देखिए भाई, आ जाइए क्वेश्चन संख्या 3 पर। देखो जरा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है भैया किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, किसी एक निश्चित बिंदु पर अगर दो अनइक्वल वेक्टर लगा दिए जाएं, दो अलग अलग वेक्टर लगा दिए जाएं, तो उनका रिजल्टेंट 0 बनाने के लिए मिनिमम कितने वेक्टर्स की, मिनिमम कितने सदिश की आवश्यकता होगी। आपने कहा सर अगर दो अनइक्वल सदिश लगा दिए, यानी मान लीजिए आपने एक तरफ लगा दिया 10 न्यूटन राइट साइड और इधर की तरफ लगा दिया अनइक्वल यानी 12 न्यूटन पीछे की तरफ, बताओ क्या ये पॉइंट नेट रिजल्टेंट 0 बना सकता है, यानी इस पॉइंट पर क्या परिणामी बल शून्य आ सकता है। आपने कहा सर नहीं आ सकता क्योंकि 10 न्यूटन आगे की तरफ लग रहा है, 12 न्यूटन पीछे की तरफ लग रहा है, तो क्या रिजल्टेंट फोर्स 2 न्यूटन पीछे की तरफ बच जाएगा। आपने कहा सर ऐसा संभव नहीं है, दो अनइक्वल वेक्टर कभी 0 नहीं बना सकते। लेकिन आपको अगर याद होगा, वेक्टर हमने एक स्टैंडर्ड टर्म कराया था कि एक ही पॉइंट पर सपोज करो 10 न्यूटन लग जाए, याद भी कराया था। सपोज करो ये भी 10 न्यूटन लग जाए और इन दोनों के बीच का जो एंगल हो अगर कितना हो जाए 120 डिग्री, तो याद करो दो इक्वल वेक्टर अगर एक ही पॉइंट पर, दो एक जैसे सदिश अगर एक ही पॉइंट पर काम करें, एक जैसे सदिश एक पॉइंट पर काम करें, बीच का एंगल 120 हो, तो उनका दोनों का रिजल्टेंट 20 से जाएगा। और किसके बराबर होगा, इन्हीं दोनों में से किसी एक के बराबर होगा, 10 न्यूटन होगा। अब जरा ध्यान देना, हमने कहा सर एक ही पॉइंट पर दो वेक्टर लगे, एक ये लगा 10 न्यूटन, एक ये लगा 10 न्यूटन, दोनों का परिणामी कहां जाएगा 20 से। आप एक काम करिए, उल्टा लगा दीजिए 10 न्यूटन। ध्यान से देखो, तो इन दोनों का रिजल्टेंट ये 10 और नीचे लग रहा है ये 10 आपस में कैंसिल। अब जरा देखो, ये तो इन दोनों का रिजल्टेंट है, इसे नहीं भी सोचोगे तब भी क्या फोटो में बना रहेगा भाई। दो फोर्स काम कर रहे हैं, उनका रिजल्टेंट 20 से और इसी रिजल्टेंट के इक्वल एक अपोजिट रिजल्टेंट लगा दिया, अपोजिट फोर्स लगा दिया, तो मिनिमम 3 वेक्टर आपने देखे, मिनिमम 3 वेक्टर ऐसे हो सकते हैं जो नेट रिजल्टेंट 0 बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, तो दो एक जैसे वेक्टर्स का रिजल्टेंट जाएगा अगर ऊपर की तरफ तो आप उसी के बराबर रिजल्टेंट लगा दीजिए, नीचे की तरफ तो मिनिमम 3 कैंडिडेट किसी एक पॉइंट पर अगर काम करें तो उस पॉइंट पर रिजल्टेंट 0 बना सकते हैं। किसी पॉइंट पर 3 वेक्टर कम से कम होने चाहिए अगर अनइक्वल फोर्सेस हैं। हालांकि इक्वल हमने कर लिए हैं, लेकिन अगर अनइक्वल फोर्सेस हैं तो मिनिमम किसी पॉइंट पर 3 होने चाहिए। अब देखो अनइक्वल के लिए आप चाहो तो एक और डेमोन्स्ट्रेशन ले सकते हो, दिखाएं। इधर देखिए, मान लीजिए एक पॉइंट पर इधर काम करे फोर्स कोई 12 न्यूटन और इधर काम कर दे 5 न्यूटन, तो इन दोनों का रिजल्टेंट बनेगा 13 न्यूटन। इधर लगा दो 13 न्यूटन, 13 न्यूटन, इन दोनों का रिजल्टेंट 13 इधर आएगा
और आपने एक 13 पीछे लगा रखा है, सभी कैंसिल होकर नेट रिजल्टेंट 0 बनाएंगे। तो अनइक्वल फोर्सेस की संख्या कम से कम 3 होनी चाहिए। सो मिनिमम वेक्टर जो अनइक्वल हो, आपस में बराबर ना हो, वो अगर कम से कम 3 संख्या में हो तो रिजल्टेंट को 0 बना सकते हैं। 3 से कम संख्या नहीं हो सकती, यानी 2 नहीं 0 बना सकते। अच्छा, आपसे कहा जाए कि मिनिमम कितने एक पॉइंट पर वेक्टर काम करें, एक से ज्यादा, जो इक्वल हो और रिजल्टेंट को 0 बना दें, बराबर हो। तो आपने कहा सर एक पॉइंट पर कम से कम 2 वेक्टर लगा दो, 10 न्यूटन आगे 10 न्यूटन पीछे, तो ये इस पॉइंट पर रिजल्ट कैसा बना देंगे, 0। पूछो कैसे बनाया, ये इक्वल थे तो इक्वल में 2 होने चाहिए ताकि 0 बन जाए, और अनइक्वल में मिनिमम 3 होने चाहिए ताकि रिजल्ट 0 बन जाए। यह आइडेंटिटी याद भी रखनी दिमाग में, ठीक है बच्चों। और देखिए जरा अगला क्वेश्चन आ जाइए। अब हम बातचीत करने जा रहे हैं क्वेश्चन संख्या 4 की। देखो जरा क्वेश्चन संख्या 4 देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा साहब मोमेंटम ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय 3 cos 4t i कैप प्लस 3 sin 4t j कैप। आपसे कह रहा व्हाट इज द एंगल बिटवीन मोमेंटम एंड द फोर्स। तो पर ध्यान दें, क्वेश्चन संख्या 4, मोमेंटम कैसी क्वांटिटी, आपने कहा सर वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी का तो इसमें डायरेक्शन होगा, तो मोमेंटम कितना दिया गया, आपने कहा सर 3 cos 4t i कैप प्लस अगला वेक्टर बोलो कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा 3 sin ऑफ 4t j कैप। ये रहा मोमेंटम विद वेक्टर साइन। आपसे पूछा जा रहा है मोमेंटम और वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, यानी आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन p एंड f वेक्टर। आपने कहा सर पहले f वेक्टर निकाला जाता है, हम इसके आगे बात सोच पाएंगे। तो f वेक्टर पता करना मतलब फोर्स पता करना है। याद करो न्यूटन के सेकंड लॉ में हम लोगों ने इस चीज को पढ़ा है कि फोर्स मतलब बल, बल बराबर होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, संवेग का समय के साथ साथ परिवर्तन। या ऐसा कह सकते हो अगर p का टाइम के साथ साथ डिफरेंशिएशन कर दिया जाए, अवकलन कर दिया जाए, तो भी आपको फोर्स मिल जाएगा। तो हम चले p का डिफरेंशिएशन करने, पहले टर्म बोलो 3 नंबर कांस्टेंट है, cos का डिफरेंशिएशन बोलो क्या बन जाएगा, माइनस का साइन 4t एज इट इज रहेगा, 4t एज इट इज रहेगा, i कैप लग जाएगा, और t का जो गुणांक है क्या उछल के बाहर आ जाएगा। तो t का गुणांक 4 है, 4 बाहर आएगा तो 4 3 बाहर, यानी 4 3 12 विद माइनस साइन। cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, 3 अपनी जगह रहा, 4 बाहर से आया, अंदर से आया, 4 3 12, और 4t एज इट इज रहेगा, i कैप एज इट इज रहेगा। अगला बोलो 3 3 रहेगा, ये 4 बाहर आ जाएगा, याद करो डिफरेंशिएशन के बाद आ जाएगा 3 चौको 12, ये भी बन जाएगा, साइन का डिफरेंशिएशन cos बन जाएगा, ये 4t एज इट इज रहेगा इनटू j कैप बन जाएगा। बोलो भाई कोई और तो नहीं। तो हमारे 2 वेक्टर तैयार हो गए। ये कौन सा वेक्टर तैयार हो गया, मोमेंटम वाला वेक्टर, संवेग वाला वेक्टर, ये बन गया बल वाला वेक्टर। अब दोनों का करा दिया जाए डॉट। पूछो कैसे, अगर हम दोनों का डॉट करा दें, p वेक्टर डॉट f वेक्टर या f वेक्टर डॉट p वेक्टर, डॉट करके देख लेते हैं। डॉट सबसे आसान तरीका चेक करने का, किसी भी वेक्टर में दी गई इक्वेशन को या 2 इक्वेशन को डॉट करो। अगर 2 वेक्टर का डॉट 0 आ रहा, कैसे पता, हमने कहा मान लीजिए 2 वेक्टर हमारे पास, एक वेक्टर a है एक वेक्टर b है, दोनों का डॉट अगर 0 के बराबर आ रहा तो इसका मतलब ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर यानी परस्पर लंबवत हैं। कैसे, आपने कहा सर a डॉट b, इसको ओपन करा जाए तो a डॉट b का रिजल्ट आता है मैग्नीट्यूड ऑफ a b इनटू कॉस ऑफ थीटा बराबर किसके, 0। हम कह रहे हैं a और b को उठा के उधर फेंको, ये सब 0, तो cos थीटा बराबर 0, और cos थीटा की वैल्यू 0 कब होती है, जब थीटा बराबर कितना होता है 90, और थीटा है क्या, a और b के बीच का एंगल होता है थीटा। तो आपने कहा सर अगर a डॉट b 0 आ रहा, इसका मतलब उन दोनों के बीच एंगल कितना, 90 डिग्री। तो सोच के देखो अगर f डॉट p 0 आ गया तो इसका मतलब f और p एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर, उनके बीच एंगल 90 डिग्री। डॉट करने चले, करे डॉट करने। अच्छा, डॉट की खास बात सिखाई हमने आपको, ये एप्लीकेशन सीख रहे हो फटाफट। हमने डॉट की खास बात आपको सिखाई है कि डॉट करते वक्त i का i के साथ मल्टीप्लीकेशन और j का j के साथ मल्टीप्लीकेशन करना चाहिए। तो i का i के साथ मल्टीप्लीकेशन किया तो 12 3 36, 12 3 से 36, और इधर लिख लेते हैं। और इधर हम करने जा रहे हैं f का p के साथ डॉट, डॉट में i का मल्टीप्लाई 1, 12 3 36 विद माइनस साइन, cos t sin t, cos 4t sin 4t, और i डॉट i बन जाएगा 1 प्लस फिर से 12 3 36 प्लस का 36 sin 4t cos 4t sin ऑफ 4t cos ऑफ 4t, j डॉट j बोलो कितना बन जाएगा 1। अब जरा देखो अकल लगाओ, ध्यान से देखो तो क्या ये नंबर नेगेटिव है, इक्वल उतना ही नंबर पॉजिटिव, दोनों नंबर आपस में कैंसिल, डॉट इनका कितना आ गया 0। यही चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं कि अगर 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया तो इसका मतलब दोनों वेक्टर्स आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। क्या बात याद रहेगी, ठीक बात। ऑप्शन देखो भाई, दोनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर, दोनों के बीच बनने वाला एंगल बोलो कितना, डी पार्ट ऑप्शन दिखाई दे रहा है 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ जाओ, 5वां नंबर क्वेश्चन, ये जुड़ा हुआ है परसेंटेज एरर से। हालांकि परसेंटेज एरर वाला टॉपिक हमने बात करके छोड़ रखा था, लेकिन बहुत आसान, थोड़ा सा क्विक डिस्कशन करके आपको ये क्वेश्चन तो एटलीस्ट बताया ही जा सकता है।
क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। देखो जरा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए जरा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि वायर व्हेन हीटेड शोज अ 2% इंक्रीज इन द रेडियस एंड इंक्रीज इन द क्रॉस सेक्शन एरिया विल बी। आपको किसी वायर की रेडियस में इंक्रीमेंट बताया गया है और आपसे कहा जा रहा है इसके क्रॉस सेक्शन एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। हमने कहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सबसे पहले बताओ क्या वेक्टर, आपसे ऐसा कहा जाए कि आप क्या डायमेंशन के हिसाब से या किसी एक्सप्रेशन को देख करके क्या परसेंटेज एरर एक्सप्रेशन बना सकते हैं। आपने कहा सर कोई खास बात नहीं। बताओ एग्जाम्पल, अगर हमको किसी सर्किल के बारे में बात करा जा रहा, हमसे किसी सर्किल की बात कर रहा और सपोज करो सर्किल का जो रेडियस है वो कितना हो जाए r, सर्किल का रेडियस r। आपने कहा सर्किल के एरिया का चर्चा करो और सर्किल के रेडियस के बारे में जिक्र किया गया कि सर्किल की रेडियस की नापतोल में, रेडियस के मेजरमेंट में जो प्रतिशत त्रुटि हो गई है दैट इज डेल्टा r अपॉन r मल्टीप्लाई बाई 100। बहुत ध्यान सुनना, हम कहेंगे अगर हम किसी सर्किल के एरिया का मेजरमेंट करने जा रहे हैं, हम किसी वृत्त के क्षेत्रफल का मापन करने जा रहे हैं, हमको रेडियस में जो परसेंटेज एरर है, रेडियस में परसेंटेज त्रुटि, परसेंटेज एरर जो दी गई है दैट इज डेल्टा r बाई r इंटू 100, वो हमको कुछ हिंट कर दी जाए और हमसे कहा एरिया में कितनी एरर है। तो ध्यान देना, हमसे अगर कोई एक चीज डेटा के फॉर्म में देकर कोई दूसरा अननोन डेटा पूछता है तो हमें दोनों के बीच रिलेशन परफेक्ट आना चाहिए। मान लो एरिया की बात करें तो एरिया बोलो क्या लिखोगे, एरिया बराबर हम लिखा पाई मल्टीप्लाई बाई r स्क्वायर। क्लियर। अब इसका एरर एक्सप्रेशन बनाओ। आपने कहा सर एरर एक्सप्रेशन बनाना बहुत आसान, हम करेंगे एरिया में चेंज विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल एरिया मल्टीप्लाई बाई 100। अच्छा बताओ पाई कैसा नंबर। आपने कहा सर कांस्टेंट, कांस्टेंट में कभी कोई परिवर्तन हो ही नहीं सकता, इसमें कोई त्रुटि नहीं हो सकती, तो पाई को छोड़ दीजिए, कांस्टेंट छोड़ दिए। सोच के देखो अगर यहाँ 1 2 3 4 5 6 करके कोई कांस्टेंट नंबर होता तो भी हम उसको छोड़ देते। अच्छा आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, आर स्क्वायर का प्रतिशत त्रुटि एक्सप्रेशन कैसे बनाओगे। आपने कहा सर कोई बड़ी बात नहीं, हम पावर को कॉफिशिएंट बना देंगे। तो पावर को बनाइए कॉफिशिएंट, आर का परसेंटेज चेंज डेल्टा आर अपॉन आर मल्टीप्लाई बाय 100। अब अकल लगाओ जरा सा। ऐसा ही कुछ सवाल आपसे पूछा गया है। आपसे पूछा गया है कि आपके पास एक वायर है, आपके पास एक वायर है और वायर की रेडियस की इंफॉर्मेशन दे दी है और वायर की एरिया के बारे में आपसे पूछ रहा है। वो कह रहा है रेडियस में अगर इतनी एरर है तो एरिया में कितनी एरर। अरे आप आसान तरीके से समझ गए। आपने कहा सर रेडियस की जो एरर होती है उसी का ठीक 2 गुना एरर एरिया में हो सकती है, यानी एरिया में पॉसिबल परसेंटेज एरर बराबर 2 गुना रेडियस का एरर। और सवाल पढ़ के देखो शायद रेडियस का एरर कितना दिया है 2%, तो 2 दूनी बोलो कितना 4%। कोई कठिनाई, कोई डाउट? पक्का बेटा ऑप्शन देख लो भाई। तो मेरे हिसाब से इस वाले क्वेश्चन में आपका ऑप्शन संख्या कौन सा भाई, हाँ सी पार्ट करेक्ट ऑप्शन। अच्छा सोचो इस सवाल को और वेरी करते हैं और आगे सोचो। हम कह रहे मान लो सवाल में आपसे कहा जाता कि ये गोला है, एक स्फीयर है और स्फीयर के आयतन में कितनी त्रुटि हो सकती है। आपने कहा था बहुत आसान, आयतन की अगर बात करें, वॉल्यूम की बात करिए, सवाल नंबर 5 डिस्कस हो गया। अगर आपसे आयतन यानी कि वॉल्यूम का डिस्कशन करता है तो वॉल्यूम V बराबर कितना बन जाएगा 4/3 मल्टीप्लाई बाई पाई r क्यूब। तो वॉल्यूम का बताओ परसेंटेज एक्सप्रेशन कैसे बनाओगे। आपने कहा सर डेल्टा V अपॉन V मल्टीप्लाई बाई 100 बराबर 4 नंबर कांस्टेंट, 3 नंबर कांस्टेंट, पाई नंबर कांस्टेंट। कभी भी कांस्टेंट नंबर में कोई प्रतिशत परिवर्तन नहीं हो सकता, तो r क्यूब का एक्सप्रेशन बनाओ। आपने कहा सर अभी आपने सिखाया था कि जो पावर होगी वो कॉफिशिएंट बन जाएगी। यहाँ बोलो पावर कितनी है 3, तो 3 को बना दो कॉफिशिएंट, r का परसेंटेज चेंज लिखो, ये बन जाएगा डेल्टा r अपॉन r मल्टीप्लाई बाई 100। शाबाश। अब बोलो जरा सा रेडियस का कितना चेंज है। आपने कहा सर 2%। सोचो अगर रेडियस का चेंज 2% तो क्या वॉल्यूम में आने वाला चेंज, आयतन में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन, त्रिज्या के प्रतिशत परिवर्तन रेडियस के परसेंटेज चेंज का कितने गुना है 3 गुना। तो अगर ये 2% है 2 3 6%। सोच लोगे। अगला सवाल आ जाओ, अगला सवाल आ जाइए। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल हमसे पोजीशन और टाइम का रिलेशन बताकर कह रहा है। ठीक है भाई, अगला सवाल नोट करिए, इसे नोट कर लीजिए, इसे नोट कर लीजिए। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पार्टिकल किधर मूव कर रहा है। अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन OX एट अ टाइम t सेकेंड। किसी समय t सेकेंड पर जो डिस्टेंस है x वो मीटर के टर्म्स में दी गई है। कह रहा पार्टिकल का जो मोशन स्टार्ट हो रहा है वो x बराबर 40 + 12t - t क्यूब के हिसाब से ऐसा सवाल में लिखा गया है। ठीक बात, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। आगे देखिए कह रहा हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रेवल बिफोर कमिंग रेस्ट। अब सुनो, पहले काम करते हैं, पहले तो हम बेसिक बात आपसे कर लें। ये रहा आपका क्वेश्चन संख्या कौन सा 6 नंबर। देखना जरा, आपसे कह रहा किसी पार्टिकल की जो पोजीशन है x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पोजीशन। पोजीशन का मतलब स्थिति, और स्थिति ही आपको विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट का अंदाजा देगी। तो पोजीशन का एक्सप्रेशन दिया गया x बराबर, ये दिया गया 40
आगे बोलो बेटा प्लस 12t माइनस का टी क्यूब। कह रहा पार्टिकल रेस्ट में आने से पहले कितना चलेगा। अब सुनना बेटा, रेस्ट में आएगा कब ये पता चल जाए तो हम चेक कर लेंगे रेस्ट में आने का कितना चलेगा। तो भाई पहले इसको रेस्ट में लाते हैं। आपने कहा रेस्ट में लाने का मतलब वेलोसिटी जीरो, वेग जीरो, तो वेग बनाओगे कैसे। आपने कहा सर पोजीशन टाइम को dx अपॉन dt कर दिया जाए। पोजीशन को अगर हम समय के साथ डिफरेंशिएट कर दें तो क्या वेलोसिटी बन जाएगी। तो वेलोसिटी बनने के लिए x को डिफरेंशिएट करो टाइम के साथ साथ। तो x का चल रहा है, हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं किसके साथ साथ, टाइम के साथ साथ। तो 40 का डिफरेंशिएशन बोलो कितना 0, 12 का डिफरेंशिएशन बोलो कितना 12 तो कांस्टेंट नंबर है, t का डिफरेंशिएशन बोलो कितना बन जाएगा 1 माइनस टी क्यूब का डिफरेंशिएशन पावर को बना दो कोएफिशिएंट और पावर रिड्यूस बाय 1 तो 3 बन गया कोएफिशिएंट, 3 में कम करो कितना बन गया 2। ये वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया। कह रहा पार्टिकल रेस्ट में आने से पहले कितना चला तो हम पहले पता कर ले कि रेस्ट में आया कब। तो रेस्ट में जब आया होगा तो क्या इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। अच्छा भाई वेलोसिटी जीरो हो गई। अब जरा कर लगाओ, वेलोसिटी जीरो करो तो बन जाएगा 12 माइनस 3t स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बन जाएगा 0। 3 से काटो इसको तो बन जाएगा 12 बराबर 3 मल्टीप्लाई बाई टी का स्क्वायर। 3 से काटोगे 3 से 4 बार कटेगा और t बराबर बन गया 4 स्क्वायर। तो t बराबर बोलो कितना बन गया, स्क्वायर हटाए, स्क्वायर हटाओ रूट लो 4 का रूट बोलो कितना आ जाएगा 2 सेकेंड्स, 2 सेकंड आ गया। इसका पता है पार्टिकल ने मोशन भले कभी भी स्टार्ट किया हो लेकिन पार्टिकल का एक्सप्रेशन बता रहा है कि आप इससे वेलोसिटी निकालिए और वेलोसिटी को शून्य कर देखिए, 0 रख कर देखिए। ऐसी पोजीशन यानी t बराबर 2 सेकंड पर पार्टिकल रेस्ट में आ गया। जब रेस्ट में आया तब तक कितना चला। आपने कहा सर पोजीशन का एक्सप्रेशन है क्यों ना, t बराबर 2 सेकंड पर देख लिया जाए पार्टिकल कहां पहुंचा। हम जा रहे हैं t बराबर 2 रखने। तो हमारे पास एक्सप्रेशन ध्यान से देखना बेटा, x बराबर ये बन जाएगा 40, ये बोलो कितना प्लस 12t माइनस का कितना t का क्यूब। किस समय पोजीशन चाहिए। आपने कहा सर जब रेस्ट में आया। हमने कहा कब रेस्ट में आया। आपने कहा सर t बराबर 2 पर रेस्ट में आया। तो x एट t बराबर 2 पता करने जा रहे हैं। x एट t बराबर 2 रखो जरा सा, t बराबर 2 40 रहेगा प्लस बोलो कितना 12, t की जगह बोलो कितना 2 माइनस टी क्यूब का मतलब 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब लिख दिया। अब जरा कर लगाओ 40 ये 12 2 24 ये 24 बन जाएगा, 24 और 40 64 माइनस ये कितना बन जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, 64 में से 8 कम करो 56 56 मीटर। ये पार्टिकल की पोजीशन आ गई। ऑप्शन देखो बेटा, ऑप्शन देखो कौन सा ऑप्शन, डी पार्ट नोट करिए। क्या बात क्लियर। अच्छा बताओ अगर मान लो इसी सवाल में तुमसे पूछ लेता कि पार्टिकल का एक्सेलरेशन जीरो कब हुआ। अरे भाई कोई बड़ी बात नहीं, हम फटाफट वेलोसिटी को भी क्या कर देते, डिफरेंशिएट कर देते। वेलोसिटी को डिफरेंशिएट यानी डीवी बाई डी करने से क्या मिल जाता, एक्सेलरेशन मिल जाता। कर लोगे। आगे देखिए अगला सवाल हम लोग करने जा रहे हैं फटाफट। सवाल नंबर 7 कैसे रफ कर दिया जाए। देखिए अगला सवाल देखिए। फिर आपसे बता दें कि इस लेक्चर को करने से पहले आप शुरुआत के 2-4 लेक्चर जरूर देख लीजिए। उससे फायदा क्या होगा कि आप कम से कम मोशन इन 1D है ना, डिफरेंशिएशन और बेसिक इंटीग्रेशन और ग्राफ और डायमेंशन, इन सब बातों को अगर सीख लेंगे तो आपको ये सारे क्वेश्चन फटाफट करने में मजा आएगा। क्लियर। अच्छा बच्चों सवाल संख्या 7 क्या कह रहा है। कह रहा सर 2 बॉडी है ए और बी, एक 1 किलो की एक 3 किलो की है, दोनों को ड्रॉप कर दिया गया कि एक को 16 मीटर से एक को 25 मीटर से। तो उनका जमीन तक पहुंचने में टाइम का रेशियो बताओ। कोई कठिन काम नहीं। सुनना बेटा, सुनना। ये रहा आपका एक लेवल, ऐसा कह दें कि ये रहा हमारा ग्राउंड लेवल और ये रहा ग्राउंड लेवल से 16 मीटर की हाइट, 16 मीटर की हाइट। ये रहा आपका एक पार्टिकल। आपसे पूछा गया कितने किलो का, आपने कहा सर 1 किलो का। क्यों ना हम इसको लिख दें ए। आपसे ए का मास बताया भी 1 किलो गया। अब आगे अकल लगाओ। एक और पार्टिकल है जो कि जमीन यानी कि ग्राउंड से कितनी हाइट पर है। आपने कहा सर 25 मीटर। कोई कठिन काम नहीं। यहाँ रख दीजिए दूसरा मास, ये रख दीजिए दूसरा मास। पार्टिकल दूसरा कितना नाम बी। अच्छा पार्टिकल को यहाँ से ड्रॉप करो। ड्रॉप करने का मतलब यू बराबर कितना 0, इसे भी ड्रॉप करो यू बराबर 0। अब सुनना बहुत ध्यान से। आपने अगर न्यूटन मूवी देखी तो न्यूटन मूवी में कहा भी गया था कि ग्रेविटी किसी के साथ डिफरेंशिएट नहीं करती है, गुरुत्वाकर्षण किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। आप चाहे किसी टावर से, किसी बहुत ऊंचाई से, हम ग्रेविटी की बात कर रहे हैं, एयर फ्रिक्शन घर्षण की बात नहीं कर रहे हैं। आप किसी टावर से चाहे हाथी को फेंक दो चाहे चींटी को फेंक दो, दोनों में गुरुत्वाकर्षण एक जैसा लगता है। तो चाहे 1 किलो को फेंचो, चाहे 3 किलो को फेंको, चाहे 4 किलो को फेंको, चाहे 5 किलो को फेंचो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा अंडर ग्रेविटी मोशन में कि बॉडी का मास कितना है। अब जरा सुनना। अच्छा इस पर नीचे की तरफ तुरंत कितना काम करें। आपने कहा सर जी फॉर ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपसे पूछा इस पर ग्रेविटी कितनी काम करेगा। आपने कहा सर जी का मतलब 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा बताओ यहां से यहां तक की हाइट कितनी 16 मीटर, यहां से यहां तक की हाइट कितनी 25 मीटर। अब जरा बताओ इनको गिराया जाए। आपने कहा सर सिंपल सी बातचीत है। फोटो में जो दिखाई दे रहा है उसमें इनिशियल वेलोसिटी दी गई है, उसमें ग्रेविटी दी गई है, उसमें हमको गिरने वाली हाइट दी गई है। तो क्या हम h बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर सोच सकते हैं। आपने कहा सर बिल्कुल सोच सकते हैं। तुमने लगा दिया h बराबर ut प्लस हाफ ऑफ gt स्क्वायर। शानदार। अब जरा बच्चों बताओ, अच्छा बताओ
स्केल लगा दें, तो आपने कहा सर स्केल बिल्कुल लगाइए। h बराबर 16, u 0 तो सब कुछ 0, ये 0 लिख दें, 0 प्लस हाफ ऑफ ग्रेविटी 10 इंटू टी स्क्वायर। इसको एक काम करते हैं, इसको TA स्क्वायर लिख लेते हैं। क्लियर? ऐसा देखो 2 से काटोगे तो 5 आएगा, ये बन जाएगा 16/5, तो हमने लिख दिया TA स्क्वायर। देखना बेटा ये बन जाएगा 16/5, ध्यान से देखो 16/5, कोई डाउट तो नहीं। और जो 16/5 आया स्क्वायर हटाया, अंडर रूट चिपका दिया। ये ए की यात्रा का समय आ गया। अब आते हैं बी की यात्रा के समय में। क्या हाइट का जिक्र किया गया है? बिल्कुल किया गया है। h बराबर ut का 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, हाफ को हाफ लगा दिया, ग्रेविटी 10 रखी, टाइम अब की बार टीबी का स्क्वायर, 2 से काटा 5 बन गया, 5 से काटा ये भी 5 बन गया। बोलो बेटा जरा क्या टीबी का स्क्वायर बराबर, टीबी का स्क्वायर बराबर क्या 5 बन गया? साफ साफ लिख दें तो टीबी बराबर बोलो बेटा कितना बन गया? कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा? देख लेना भाई, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा। 2 पार्टिकल ड्रॉप करे गए, एक को 16 से एक को 25 से। क्वेश्चन देख लें एक बार। 2 पार्टिकल ड्रॉप करे गए, एक को 16 से एक को 25 से। टाइम टेकन टू रीच द अर्थ, एक को लगा h बराबर ut प्लस हाफ GT स्क्वायर के हिसाब से, 2 से काट दिया 5, ये बन जाएगा 16/5। सही चल रहा। और एक बन गया h बराबर ut 0 हो जाएगा प्लस हाफ ऑफ g ग्रेविटी 10 t स्क्वायर। और हमने 2 से काटा 5 और 5 से काटा 5 और टीबी स्क्वायर बराबर 5, तो टीबी बराबर बोलो बेटा कितना आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ 5। सही चल रहा मामला। अब जरा एक बात और देखो, एक बात और देखिए, शानदार सवाल कह रहा भैया दोनों में समय का अनुपात बताओ, ए और बी के टाइम का रेशियो बताओ। कोई कठिन बात नहीं, कोई कठिन बात नहीं, फटाफट पटकने जा रहे हैं। TA अपॉन टीबी करने जा रहे हैं। हम करने जा रहे हैं TA टाइम टेकन बाई ए टू फॉल 16 मीटर हाइट विद रिस्पेक्ट टू टाइम टेकन बाई बी टू फॉल 16 मीटर हाइट। बोलो बेटा तो ए को कितना समय लगा? आपने कहा सर समय ये दिखाई दे रहा, अंडर रूट ऑफ 16/5 अपॉन बी को कितना समय लगा? अंडर रूट ऑफ 5। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, क्या 16 रूट के बाहर आ सकता है? आपने कहा सर यस सर बाहर आ जाएगा। कितना बन के 4। क्या रूट 5 मल्टीप्लाई होंगे जिनमें से एक 5 बाहर आ जाएगा, ये आ गया 5। सो ए और बी के जो टाइम टेकन का रेशियो 4/5, 4/5 अनुपात आता हुआ। चेक करो चेक करो चेक करो, बिल्कुल सही बात, पहला ऑप्शन सही आ रहा। आ जाइए अगले सवाल पर, सवाल संख्या 8। अगला सवाल, सवाल संख्या 8 नोट करते चलिए, कोई कठिन काम नहीं, बिल्कुल आसान सवाल। अच्छा बताओ, अगर हमसे पूछ लेता कि फाइनल टचिंग वेलोसिटी बताओ, इस समय इनकी वेलोसिटी का रेशियो बताओ, तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s लगा देते, या ऐसा करते v बराबर u प्लस gt। जब टाइम ही पता है तो क्यों ना हम टाइम पता होने के साथ साथ अंतिम वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी का फार्मूला लगा लें। क्लियर? रफ कर दे बेटा। अब देखो जरा, अब देखिए जरा अगला सवाल आ जाइए। अगला सवाल क्या कह रहा है? बलून इज राइजिंग वर्टिकली अपवर्ड विद 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड स्टोन इज थ्रोन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रिलेटेड टू द बलून वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड आफ्टर 2 सेकंड। सवाल को लिखा भले ही अंग्रेजी भाषा में गया है, लेकिन आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। आप इस सवाल को बिल्कुल अपने दृष्टिकोण से हिंदी अंग्रेजी दोनों में पढ़ते चलिए। सुनना बेटा ध्यान से, देखिए जरा पहला सवाल, सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 कह रहा है कि एक बलून है, ये रहा आपका बलून, ये रहा बलून। कह रहा बलून इज राइजिंग वर्टिकली अपवर्ड विद स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। एक बलून है जो कि ऊपर की तरफ राइज कर रहा है, कितनी स्पीड से? 5 मीटर पर सेकंड से। और कह रहा है इससे एक स्टोन ड्रॉप करा गया। अच्छा ड्रॉप नहीं करा गया, बल्कि स्टोन को क्या करा गया? प्रोजेक्ट करा गया। सवाल ऐसा कह रहा है स्टोन इज थ्रोन अप विद 10 मीटर पर सेकंड रिलेटेड टू द बलून। एक स्टोन को बलून के रिस्पेक्ट में 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से अपवर्ड थ्रो करा गया। अच्छा इस बात को समझो, सपोज करो हम किसी डायनामिक फ्रेम में, हम ऐसे फ्रेम में जो फ्रेम लगातार चल रहा, तो अगर हम फ्रेम से कोई चीज छोड़ते हैं तो जो भी चीज फ्रेम से डिटैच होती है वो फ्रेम के मोमेंटम के साथ डिटैच होती है। यानी अगर फ्रेम जा रहा है ऊपर की तरफ तो जो चीज आप ड्रॉप करोगे वो भी जाएगी ऊपर की तरफ। अगर फ्रेम जा रहा है ऊपर की तरफ 5 मीटर पर सेकंड से, तो जो भी बॉडी फ्रेम से अलग होगी उसको अपने आप 5 मीटर पर सेकंड ऊपर की तरफ मिल जाएगा। अब इस चीज को समझो, आपसे कहा गया बॉडी 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ फेंकी गई, प्लस फ्रेम चल रहा था 5 से खुद, यानी फ्रेम अपनी वेलोसिटी तो इसको फ्री में ऑफर करेगा, प्लस इसको कुछ और दे दी गई है, तो फ्रेम वाली 5 इसको फ्री मिलेगी, प्लस 10 ये खुद लेके आया, तो 10 + 5 सेम डायरेक्शन ऐड कर दो, तो 10 + 5 बोलो कितना हो गया? 15। तो फाइनल फोटो क्या तैयार हो गया? आपने कहा सर आपने फेंका भले ही फ्रेम के रिस्पेक्ट में 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, लेकिन दरअसल फ्रेम यानी कि बलून यानी गुब्बारा भी 5 से चल रहा था, और जो पत्थर से अलग हुआ है वो भी 10 से चल रहा, तो 10 × 5 कितना हो जाएगा? 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। असल में ये पत्थर
बलून के बिना 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर जाएगा, फिर कुछ स्पीड बाद जीरो हो जाएगी, ऊपर जाते हैं धीमा 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 जीरो, और अल्टीमेटली फिर जीरो पहुंचने के बाद फिर उसकी ग्रेविटी स्पीड बढ़ाने में मदद करेगी। क्लियर? आपसे पूछा 2 सेकंड बाद इसकी रफ्तार बताओ, आपने कहा सर कोई कठिन काम नहीं, हमको ग्रेविटी से खेलना आता है। ग्रेविटी कहाँ काम करती है? नीचे की तरफ। आपने बलून कहाँ फेंका, यानी पत्थर कहाँ फेंका? ऊपर की तरफ। क्या ये ग्रेविटी इस पत्थर की स्पीड को बढ़ाएगी घटाएगी? आपने कहा सर घटाएगी। अच्छा, ग्रेविटी का मान हम लोग कितना लेते हैं? हमने कहा सर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमने आपको इसको तोड़ के पढ़ना सिखाया है। 10 मीटर पर सेकंड प्रति सेकंड का परिवर्तन होगा। ग्रेविटी कह रही है कि अगर हम बॉडी की मोशन की डायरेक्शन में लगेंगे तो स्पीड हर सेकंड 10-10 बढ़ा देंगे, और अगर बॉडी की मोशन की डायरेक्शन के अपोजिट लगेंगे तो हर सेकंड स्पीड 10-10 घटा देंगे। तो 15 में 10-10 घटाना है, तो बताओ 15 में 1 सेकंड बाद 10 घटेगा तो कितना बचेगा? 1 सेकंड बाद 15 में 10 कम करो, कितना बचेगा? 5। क्या 5 को जीरो होने में आधा सेकंड और लगेगा? यानी कुल मिलाकर 1.5 सेकंड में, t बराबर 1.5 सेकंड में ये बॉडी यहां से यहां पहुंची, और यहां पहुंचते पहुंचते इसकी स्पीड कितनी हो गई? 0। आपसे पूछा गया 2 सेकंड बाद, 1.5 सेकंड यहां से यहां तक का आप ले चुके हैं, बचा आपके पास आधा सेकंड। क्या आधे सेकंड बॉडी फिर से नीचे आ जाएगी? लॉजिकली सोच के बताओ, हर सेकंड स्पीड का कितना परिवर्तन है? 10। तो आधे सेकंड में कितना परिवर्तन? 1 सेकंड में परिवर्तन 10 है, तो आधे सेकंड में कितना परिवर्तन होगा? 5। तो ऑब्जेक्ट 0 से 5, ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ ग्रेविटी स्पीड बढ़ाने में मदद करेगी। तो यहाँ 0 है, 0 से ग्रेविटी नीचे लगेगी, हर सेकंड में 10 बढ़ाती तो आधे सेकंड में 5 बढ़ाएगी। तो इस पॉइंट तक आते आते आपके स्टोन की स्पीड 5 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। पूछो कहां की तरफ? नीचे की तरफ। तो सारी बातें समराइज कर दें कि बलून से यानी गुब्बारे से आपने पत्थर को फेंका, तो पत्थर को फेंकते ही बलून की स्पीड 5 प्लस पत्थर की स्पीड 10 दोनों मिलकर बन गई 15। अब 15 ऊपर जाते 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 1.5 सेकंड में 0 हो जाएगा, अगले आधे सेकंड में पत्थर वापस आएगा, और आते आते इस जगह पर इसकी रफ्तार 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगी। 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पर सेकंड हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन चेक कर लो भाई, ऑप्शन चेक करिए, शायद डी पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। मिला? और देखिए फटाफट एक दो सवाल और देखते हैं फटाफट, फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट रिवीजन की तरफ बढ़ेंगे, अगला कोई टॉपिक शुरू करेंगे, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ठीक है बेटा, इसे रफ कर दें। 8वां नंबर सवाल हटा देना। अब देखो बेटा, अब देखिए 9वां नंबर सवाल। 9वें नंबर सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। 9वां नंबर सवाल बहुत शानदार, बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। कह रहा भैया x बराबर दिया 40 स्क्वायर माइनस का 5t, 40 स्क्वायर माइनस का 5t, और y बराबर बोलो कितना दिया बेटा? 60। ठीक है भाई, कह रहा है एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज गिवन बाय, पोजीशन देकर के हमसे एक्सेलरेशन की बातचीत कर रहा हूं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। हमको उसने पोजीशन दिया, हम पोजीशन से निकालेंगे वेलोसिटी यानी वेग, और फिर निकालेंगे एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण। तो चलो भाई पहले निकालते हैं हम लोग vx। अच्छा बताओ vx के लिए क्या करें? बहुत आसान काम, आपने कहा सर dx/dt कर दीजिए, x का टाइम के साथ साथ डिफरेंशिएशन कर दीजिए। तो vx निकालने के लिए dx/dt करने जा रहे हैं, डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। तो 40 स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बोलो कितना बन जाएगा? 80। पावर बना, कोएफिशिएंट एक कम हो जाएगा, माइनस 5t का डिफरेंशिएशन 5। अच्छा अगर vx मिल गया तो लाओ इसी से ax निकाल लेते हैं। तो ax बराबर बोलो बेटा क्या होता है? तो आपने कहा सर ax बराबर dvx/dt, नहीं समझे? a बराबर dv/dt, तो ax बराबर dvx/dt। बोलो जरा ax बराबर कितना बन जाएगा? आपने कहा सर जो भी vx आया है उसका पुनः अवकलन, पुनः डिफरेंशिएशन करिए। 8t-5 का डिफरेंशिएशन, तो 8 है कांस्टेंट, बाहर आ जाएगा, t का डिफरेंशिएशन 1 बन जाएगा, -5 कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो बोलो क्या ax बराबर 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। अब जरा देखिए, आपने कहा सर वाई पर भी काम करके देखो, तो वी वाई बराबर क्या बन जाएगा? dy/dt। करो डिफरेंशिएशन, dy/dt का मतलब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या 6 बना रहेगा, और t का डिफरेंशिएशन कितना बन जाएगा? 1। अब चले वी वाई से हम जा रहे हैं किधर? आपने कहा सर ए वाई निकालिए, ए वाई बराबर कितना बन जाएगा? dvy/dt, नहीं समझे? a बराबर dv/dt, तो ए वाई बराबर dyv/dt, यानी y की दिशा में गति परिवर्तन बटे समय परिवर्तन, y की दिशा में त्वरण बन जाएगा। अब चलो भाई ये नंबर कैसा? कांस्टेंट का करो डिफरेंशिएशन, आंसर बोलो कितना? 0। अब लॉजिकली समझो, आंसर तुमसे पूछ रहा है, तुम्हारे पास आंसर रेडी है, नहीं चाहो तो निकाल सकते हो। आपने कहा सर सिंपल बातचीत है, किसी बॉडी का मोशन x में भी दिया था, y में भी दिया था, यानी बॉडी x की तरफ भी जा रही थी, y की तरफ भी जा रही थी। इसका मतलब पता है, वो ऐसे जा रही थी, ऐसे जाएगी तो आगे भी जाएगी और ऊपर भी जाएगी। उसमें वेलोसिटी भी थी दोनों डायरेक्शन में। एक्सेलरेशन केवल एक डायरेक्शन में था, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं था। बोलो बेटा कोई डाउट तो नहीं? तो एक्सेलरेशन नेट कितना है? एक दिशा में है, एक दिशा में नहीं है, तो नेट एक ही दिशा में तो माना जाएगा, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अलोंग एक्स एक्सिस। और नहीं भरोसा तो एक काम और कर सकते हो, बॉडी एक होगी, उसमें एक एक्सेलरेशन इधर 8 काम कर रहा होगा, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पूछो कौन है? आपने कहा सर ए एक्स है, एक्स की तरफ काम कर रहा है। वाई की तरफ बोलो एक्सेलरेशन कितना होगा? 0। तो दोनों का रिजल्टेंट कहाँ जाएगा? 20 से जाएगा।
कितना रिजल्टेंट होगा, ध्यान से देखो x और y एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो रिजल्टेंट हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ax स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर 0 का स्क्वायर। ध्यान से देखो तो 8 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा, 8 ही बन जाएगा। वही हम आपसे कह रहे हैं कि केवल ax है, इसलिए आंसर 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोलो बेटा, ये आपका सवाल संख्या 9। सवाल संख्या 10 हम लोग कर चुके हैं, वॉल्यूम का एरर वाला सवाल, जो कि हम लोगों ने सवाल संख्या शायद सवाल संख्या हम लोगों ने 5 की तरीके किया था। 11 नंबर आखिरी सवाल हमारा, आखिरी सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हुए 11 नंबर सवाल नोट कर लीजिए इसे। तो किसी भी डायरेक्शन में मोशन हो, आपको घबराना नहीं है, आपको बेसिक पता है कि आप अगर x के मोशन को देखोगे तो vx निकाल सकते हो dx बाई dt करके, y के मोशन को देखोगे तो vy निकाल सकते हो dy बाई dt करके। अगर vx से डिफरेंशिएशन करोगे तो ax मिल जाएगा, vy का डिफरेंशिएशन करोगे तो ay मिल जाएगा, और सारे रिजल्ट आपके सामने बनते चले जाएंगे। बस आपको बेसिक कॉन्सेप्ट डिफरेंशिएशन का आना चाहिए, जो कि शुरुआत के लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है। ठीक है बेटा, आखिरी सवाल पढ़ते हैं। आखिरी सवाल कह रहा साहब एक वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय v बराबर अंडर रूट ऑफ 180 माइनस 16x, तो उसका एक्सेलरेशन बताना है। सुनना, एक्सप्रेशन लिखा अजीब तरीके से। सवाल संख्या 11 की बात कर रहे हैं, कह रहा वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय अंडर रूट ऑफ 160 माइनस 16s, सॉरी 180 180 माइनस 16x। आपने कहा सर ये कैसे लिख दिया, लिखा तो कुछ और। अरे भैया, चाहे लगा लो अंडर रूट और चाहे लगा दो पावर हाफ, एक ही बातचीत है। तो हम हाफ नहीं लगाएंगे, हम इसका अंडर रूट लगाने जा रहे हैं। ये लगा दिया अंडर रूट। आप जरा देखिए, आपने कहा इसके कई सारे तरीके हैं। v को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो तो v dv बाई dx भी एक्सेलरेशन बन जाएगा। हमने कहा वो सब नहीं करेंगे, हम इसको कंपेयर कर देंगे। तीसरा इक्वेशन बोलो, अच्छा पहले उसका स्क्वायर, कहीं भी रूट दिख जाए तुरंत करो स्क्वायर। तो v का करो स्क्वायर, तो बोलो क्या बन जाएगा, v स्क्वायर बराबर, ये बोलो क्या बन जाएगा 180, इधर से इधर स्क्वायर करोगे इधर रूट हट जाएगा, तो v का स्क्वायर बराबर 180 माइनस 16x। अब लॉजिकली समझो, क्या ऐसा कोई समीकरण, कोई इक्वेशन जिसमें v का स्क्वायर आए और डिस्टेंस आए। आपने कहा सर बहुत अच्छा समीकरण आता है हमको, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। चाहे s को डिस्प्लेसमेंट मान लो, चाहे x को डिस्प्लेसमेंट मान लो। मोशन x एक्सिस के लॉन्ग हो रहा होगा तभी x दिया है, y के लॉन्ग होता भाई कुछ ना दिया होता s। करो कंपैरिजन, ये इसके जैसा, ये इसके जैसा, तो क्या ये पूरा का पूरा टर्म इसके जैसा बन जाएगा। हमने कहा कोई कठिन काम नहीं, 2 इंटू ए इंटू एक्स बराबर माइनस का 16x। x से कट गया, कैंसिल आउट हो गया, 2 को नीचे भेजिए, एक्सेलरेशन बराबर माइनस ऑफ 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अरे भाई 16 का आधा कितना हो जाएगा, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये रहा एक्सेलरेशन। आपके पास एक और ऑप्शन, एक और तरीका, आप चाहें तो v का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करिए। हाँ, वो तरीका बता दे रहे हैं। a बराबर, याद करो एक रिजल्ट हम लोगों ने सीखा था, v dv बाई dx। तो a बराबर बन जाएगा, v को तुम एज इट इज रखोगे और dv बाई dx और कर लेना, डिफरेंशिएशन कर लेना, अपने आप आंसर आ जाएगा। कर लोगे बेटा। तो यहां तक रहा हमारा रिवीजन लेक्चर नंबर 1। अब अगले टर्न पर हम लोग कुछ लेंगे सवाल मैकेनिक्स के, कुछ लेंगे फ्रिक्शन के, और फ्रिक्शन, मैकेनिक्स, ग्राफ, इन तीनों का रिवीजन करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज का रिवीजन यहीं तक। कहीं कोई डाउट हो, पुराने प्रीवियस लेक्चर्स उठाकर देख लीजिए, आपको सारी बेसिक कॉन्सेप्ट का कहीं ना कहीं टच मिल जाएगा। क्लियर? चलिए पढ़ते रहिए।